गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 3 से पार्ट 3 बस की यात्रा संस्मरण पढ़ेंगे, जिसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। उन्होंने इस पार्ट में बताया है कि किस प्रकार पुरानी और ख़राब हालत की बसें सड़कों पर चलती हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं, यात्रियों की जान माल के बारे में उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। इस पाठ में लेखक ने पर्यटन विभाग की कमियों को भी उजागर किया है। पाठ पढ़ेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से तो 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था यानी मौजूद होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन यानी डाका डालने वाली। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी यानी आदर भाव उत्पन्न हो गया। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी आयु में बहुत बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस पूजा योग्य थी, ऐसा भाव लोगों के मन में क्यों आता है? क्योंकि बस क्या थी? यात्रा करने के योग्य नहीं थी, क्योंकि उसको देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि इसमें सफ़र नहीं किया जा सकता, उसकी हालत को देखकर। क्योंकि जो बस थी वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, वो कहीं पे भी यात्रा के दौरान धोखा दे सकती थी, इसलिए लोग उसमें यात्रा नहीं करना चाहते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार यानी जो भागीदार हैं। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब यानी अजीब बात। लेखक को लगा कि बस की अत्यधिक हालत ख़राब है, जर्जर अवस्था में है। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस इतनी जर्जर अवस्था में ये बस चल पाएगी या नहीं। इसीलिए उन्होंने जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे, जो भागीदार थे, उनसे पूछ ही लिया, क्या ये बस चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी यानी तजुर्बा है इस बस को, उसे योग्यता प्राप्त है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नवेली यानी नई, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि इसमें डरना नहीं है, बस में चलो, क्योंकि ये बस को बहुत तजुर्बा है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए तो बस इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी उद्देश्य। आना जाना तो लगा ही रहता है, इससे क्या तात्पर्य है कि जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी एक दिन अवश्य होगी, चाहे वह राजा हो या फ़कीर हो या रंक। और जो ईश्वर का जो विधान है वो सबके लिए एक है,
उसमें ईश्वर किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बस काफ़ी पुरानी थी, उसका जो ढांचा था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। उसे जैसे स्टार्ट किया गया वो ज़ोर से आवाज़ करती हुई हिलने लगी। तो लेखक को और उसके मित्रों को ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक खिड़की से दूर क्यों हट गए? क्योंकि जो बचे हुए कांच थे या कांच के अंदर जो पेड़ पौधे निकलकर उनको हानि पहुंचा सकते थे, उन्हें चोट पहुंचा सकते थे, इसलिए लेखक और उनके मित्र खिड़की से दूर सरक गए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ किए गए थे। और लेखक ने बस को जवान इसलिए कहा क्योंकि जब लेखक ने देखा कि बस चलने पर उसके जो सारे जो पुर्जे हैं, जो हिस्से हैं, वो आपस में सहयोग नहीं कर रहे। जैसे गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे भारतीयों के द्वारा, पहले अंग्रेज़ों का जो साथ ना देना उन्हें याद आ रहा था कि जो भारतीय थे वो असहयोग कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसी तरह बस के जो सारे हिस्से थे वो भी असहयोग कर रहे थे और जो बस के मालिक थे उन्हें उस जर्जर और यात्रियों की जर्जर अवस्था थी जो बस की, और यात्रियों की जान की परवाह किए बिना ही वो बस चला रहे थे। और भारतीयों के द्वारा पहले अंग्रेज़ों का साथ ना देना और बस का सही रूप में ना चलना, बार बार रुककर चलना, विरोध प्रदर्शित करना लेखक को सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाता है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये सब समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी जो बस की हालत थी वो काफ़ी पुरानी थी। बस थी वो कैसी थी? जीर्ण अवस्था में थी और जो सीटों और उसकी बॉडी में आपस में कोई तालमेल नहीं था। लेकिन कुछ दूरी के चलने के बाद वो सहज हो गई क्योंकि जो बस के सारे पुर्जे हैं वो आपस में तालमेल कर चलने लगे। उनका जो भेदभाव था वो मिट गया।